कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से अपने इस चैनल अकाउंटिंग गुरुजी में। अगर आप लोग बीकॉम पढ़ाई कर रहे हैं, बीकॉम में पढ़ रहे हैं, दिस चैनल इज फॉर यू। आज है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है बिजनेस लॉ से। अगर आप बिजनेस लॉ पढ़ना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा खास है। आज का जो हमारा टॉपिक है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, ये लेसन नंबर 8 है और ये आता है बिजनेस लॉ में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, पहले इसको जरा प्रोनाउंस अच्छे से कर लें सभी। नेगोशिएबल बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। जी हाँ, हिंदी में कहते हैं इसे विनिमय साध्य पढ़ ले। क्या कहते हैं बच्चों? विनिमय साध्य। मैं दोनों भाषा में समझाता हूँ, हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। जी हाँ, विनिमय साध्य पढ़ ले कहते हैं। और ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट बना हुआ है, इसके बेस पर इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं अगर बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में आपको पहले समझाना चाहूँ, क्योंकि आज इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जितना भी पोर्शन हो सकता है कवर करेंगे। देखो, विनिमय साध्य पढ़ लेख में कुछ चीज़ें आती हैं, जैसे चेक, आपने सुना होगा। बिल जानते हैं आप, जिसे हम बिल्स पेबल कहते हैं। BR हो गया, BP हो गया, पढ़ा होगा आपने, ठीक है। ड्राफ्ट हो गया आपका, ठीक है जी। और उसके अलावा बेसिकली ये होते हैं, जैसे बिल्टी हो गया। बिल्टी को हाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हाफ बोलते हैं, ये हाफ होता है। तो जैसे चेक हो गया, ड्राफ्ट हो गया, बिल हो गया, ये सब चीज़ें जो होती है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में आती हैं। अब आपने देखा होगा, चेक हम किसी को देते हैं तो उसकी लाइफ कितनी होती है, तो जरा कमेंट करके बताओ, करो फटाफट से कमेंट। देता हूं आपको 5 मिनट, 5 मिनट नहीं, 10 सेकंड। टाइम अप। चेक की लाइफ होती है 3 महीने 3 दिन। कितने बच्चों ने कमेंट किया? कोई बात नहीं, 3 महीने 3 दिन चेक की लाइफ होती है और उसी के बेसिस पर चेक के ऊपर राइट्स। अब चेक अगर खो जाए तो क्या रूल है, चेक किसी और को मिल जाए तो क्या रूल है, चेक का क्या रूल है, कोर्ट में जाएगा तो, इन सब चीज़ों के पीछे चलता है हमारा विनिमय साध्य पढ़ ले, क्या है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। आइए जानते हैं इसके बारे में और डिटेल में होता क्या है। और इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, यानी कि लॉन्ग में आता है, तो आप उसको मिस मत कर देना। एक एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ओके, ये हमारा 1882 में बना था और अंग्रेजों के टाइम से चला आ रहा है, तो इसे बहुत ध्यान से समझना है, एक एक चीज़ को बहुत खास तरीके से, ठीक है बच्चों जी। आओ देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। जी देखिए, द लॉ रिलेटिंग टू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज लेड डाउन इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। और ऐसे याद रखेंगे बच्चों, विच केम इनटू फोर्स 1 मार्च 1982। जी हाँ, 1 मार्च 1882 में ये जो था आपका पब्लिश हो गया था, तब से ये चालू है, ठीक है। तब से हम इसका यूज कर पा रहे हैं। इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया में चलता है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जम्मू कश्मीर में ये आपका, चलिए जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं होता, लेकिन ये पुराना डाटा है। अब जम्मू कश्मीर में 370 हट गई है, तो अब जम्मू कश्मीर भी भारत का हिस्सा पहले भी था और अब भी है, तो ये पूरे देश में लागू होता है 1882, ठीक है। द एक्ट ऑपरेट सब्जेक्ट टू द प्रीवियस प्रोविजन ऑफ सेक्शन 3132 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। इसको रिजर्व बैंक ने भी अप्लाई कर दिया था 1934 में, ठीक है। सेक्शन 31 क्या कहता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रोवाइड नो पर्सन इन इंडिया अदर देन द बैंक और एज एक्चुअली अथॉरिटीज बाय हिज एक्ट। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है पूरे इंडिया में जो इस एक्ट को इग्नोर करे। नोबडी कैन इग्नोर। द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ड्रॉ एक्सेप्ट मेक और इशू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं। बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, हुंडी आता है, प्रोमिसरी नोट आता है, एंगेज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पेबल टू बेरियर on demands. So this section further provide that no one except the RBI or the central government can make or issue to a promissory note except to a being demand after a certain time। यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट ने भी किसी के साथ कोई बिल लिखा, कोई ऐसा ट्रांजेक्शन की, तो वो भी उसको लेकर अपना डिसीजन नहीं ले सकते और इसके लिए इस एक्ट को मानना पड़ेगा या रिजर्व बैंक का रूल अपनाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी सी बात यहाँ पे आ जाती है बच्चों। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या प्रोविजंस है, उसको मैं पढ़वा देता हूं, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता हूं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या होता है ना, तभी तो समझ में आएगी चीज़ें।
अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13A। अब ये सेक्शन याद रखने पड़ते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है। अब इतने सेक्शन कहाँ से याद रखोगे, इसलिए तो बिजनेस लॉ बेकार लगता है बच्चों को। तो मैं कहूँगा जो याद हो जाए वो ठीक है, जो ना हो वो भी ठीक है, टेंशन मत लो इसकी। बस आप इसको देखो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मींस अ प्रोमिसरी नोट। प्रोमिसरी नोट पता है, प्रतिज्ञा पत्र कहते हैं हिंदी में से। जैसे मुझे किसी को कोई मुझे कागज़ पे लिख कर ले जाए कि मैं तुम्हें इतने दिन के बाद इतने पैसे दूंगा, मुझे उधार दे दो, तो वादा किया ना देने का, वो प्रोमिसरी बिल होता है। वैसा ही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। जैसे सेलर और जो परचेज़र होते हैं आपस में उधार सेल परचेज करते हैं, तो वो डीलिंग कर लेते हैं। जब वो डीलिंग करते हैं तो वो एक दूसरे से साइन करा लेते हैं बिल लिख कर कि मैं इतने टाइम के बाद पेमेंट करूँगा। अब ये चीज़ें नहीं चलती क्योंकि अब सब चीज़ें हो गई हैं ऑनलाइन। तो अब तो क्या है, आगे की डेट का चेक दे दो, लेकिन ये पहले चलता आ रहा है ये, या फिर चेक होगा आइदर टू ऑर्डर और टू बिरियर। ऑर्डर का मतलब है कि आदेश पर जारी होता है, एक चेक होता है जो आपने किसी को दिया और आपने उस पर ऑर्डर दे दिया कि इस चेक का पेमेंट ऐसे होगा। एक होता है टू बिरियर, यानी कि जब हम खुद चेक को निकालने के लिए दें या उस पर बिरियर लिख दें। बिरियर लिखने का मतलब ये होगा, चेक को अगर चेक पर राहुल का नाम लिखा है तो कोई भी उस चेक को बैंक से जाके पेमेंट ले सकता है, ठीक है। ऑर्डर का मतलब होता है वही व्यक्ति पेमेंट लेगा जिसका चेक पे नाम लिखा है। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये चेक है आपका, ठीक है, इस चेक पे मैंने टू राहुल लिख दिया, तो अगर ये ऑर्डर चेक है तो यहाँ पे इसके ऑर्डर लिखा हुआ होगा, ठीक है, और ऐसे चेक की पेमेंट राहुल को ही मिलेगी। अगर बिरियर है तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में और बिरियर लिखा होगा, ऐसे चेक की पेमेंट किसी को मिल जाएगी, बस पीछे उसके बैक में साइन करने होते हैं। वेदर द वर्ड ऑर्डर और बिरियर अपीयर ऑन द इंस्ट्रूमेंट और नॉट, ठीक है। इन द वर्ड ऑफ जस्टिस विल a negotiable instrument is one the promissory in which acquired by anyone who takes is bona fide and for value notwithstanding any। यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स वो होते हैं जिनके लिए जिस व्यक्ति ने उसे जारी किया है वो उसके लिए बाध्य होता है पेमेंट करने के लिए। समझ गए भाई बच्चों। एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, एग्जांपल मेरे पे बहुत है भर भर के। मान लो एक कागज़ है और मैंने इस कागज़ पर आपको लिख के दे दिया कि मैं तुम्हें 1000 रुपये का भुगतान करूँगा या जाके बैंक से 1000 रुपये ले लो, तो क्या इस कागज़ की कोई वैल्यू है? नहीं है। लेकिन अगर ये कागज़ एक चेक के रूप में है तो उसकी वैल्यू है। अगर ये एक बिल है तो उसकी वैल्यू है। वैल्यू क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो है बच्चों, कहीं ना कहीं ये अलाउ है, ये रूल है, इसके पीछे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट काम करता है, ठीक है, इसीलिए। अब कैरेक्टरिस्टिक समझो इसके। सबसे पहले इसकी विशेषता क्या है? प्रॉपर्टी। द प्रोसेसर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज presumed to be the owner of the property contained therein. A negotiable instrument does not any merely give possessions of the instrument but right to property also. मान लीजिए किसी को मैंने चेक दिया और वो चेक अब मेरा है तो मेरी प्रॉपर्टी बन गया। ये इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग है। तो जितने भी ये चेक होते हैं, बिल होते हैं या ड्राफ्ट होते हैं या प्रोमिसरी बिल होते हैं, ये सब एक प्रॉपर्टी के तौर पर काम करते हैं और यही हमारा ये एक्ट कहता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है टाइटल। जी हाँ, द ट्रांसफरी ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज नोन एज होल्डर। जैसे मैंने आपको चेक दिया तो आप कहलाओगे उसके होल्डर। इन ड्यू कोर्सेज अ बोनाफाइड ट्रांसफरी फॉर वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड बाय द डिफेक्ट और टाइम ऑन द पार्ट ऑफ ट्रांसफर। यानी कि सिंपल सी बात है कि कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का जब ट्रांसफ़र की बात आएगी, उस चीज़ को वैल्यूएबल किया जाएगा। राइट की बात करें तो द ट्रांसफरी ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन शू इन हिज ओन नेम, यानी कि अपने नाम से वो चला सकता है, उसे डिसऑनर भी कर सकता है। डिसऑनर जानते हो सही बच्चे? जब बैंक पेमेंट देने से मना कर दे तो उसे डिसऑनर कहते हैं। ऐसे में उस व्यक्ति को खामियाजा भुगतना पड़ता है जिसने वो चेक या ड्राफ्ट लिखा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रिजम्पशंस हैं। प्रमोट पेमेंट, अब ये क्या है? अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अनेबल द होल्डर टू एक्सपेक्ट प्रमोट पेमेंट बिकॉज अ डिसऑनर मीन द रन ऑफ द क्रेडिट ऑफ ऑल। यानी कि प्रमोट पेमेंट का मतलब हो गया कि मान लो चेक है और चेक बैंक मना कर देता है, उसे पैसे नहीं देता, वो हो जाता है आपका क्या हो जाता है बच्चों? हो जाता है रिजेक्ट, जिसे हम डिसऑनर्ड कहते हैं। तो ऐसे में जो लिखने वाला है चेक, वो जो प्रोमिसरी है उसे वो पेमेंट करनी पड़ेगी। ये उसका मतलब कहीं ना कहीं ड्यूटी है, ये उसकी अकाउंटेबिलिटी है। अगर वो नहीं करता तो दे हैव टू बी फेस इन अ कोर्ट, तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। ये सब चीज़ें यहाँ पर रहती हैं, ठीक है।
तो बस यही आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि टॉपिक बहुत ज़्यादा बड़ा है। मैं आगे लेके चलूँगा आपको। इसका नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्रिजम्पशंस। मैं आपको बताता हूँ, ये लीजिए, कहाँ गया हमारा नेगोशिएबल। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके और भी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे इस नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, है ना, इसके पीछे के रूल्स क्या क्या हैं। तो तब तक के लिए बने रहना। और बिजनेस फ्लो सब्जेक्ट थोड़ा सा टेढ़ा है पर मेरा है, ठीक है। चलते हैं।